अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट रिमेडिकेशन होमवर्क। हमारे जो कुछ रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं आज हम उन्हें देखेंगे। पहला जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो कहते हैं व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के ऊपर रोल करवाते हैं, लाइक अगर किसी बॉल को ज़मीन के ऊपर फेंकते हैं या हम कुछ साइकिल चलाते हैं या कोई गाड़ी चलाते हैं, तो जब हम फोर्स लगाना छोड़ देते हैं तो वो रुक क्यों जाती है, ऐसा क्यों होता है? कुदरती तौर पे जो है ना, फोर्स जो होती है ना वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकती है। कोई ऐसी कुदरती तौर पे फोर्स मौजूद होती है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक देती है। लेकिन जो फोर्स होती है ना वो ना कि ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है बल्कि उसको रोक भी देती है। अब मैंने बॉल को अगर ज़मीन के ऊपर फेंका है तो कुछ देर के बाद वो जाके रुक जाएगी, यानी कि उसको कोई मुखालिफ ताकत में एक फोर्स फेस करनी पड़ी है जिसकी वजह से वो रुक गई है। अगर हमने चलती हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को खुद से रोकना है तो लाइक अगर एक साइकिल जा रहा है कि हमें उसको खुद से रोकना है तो हमें रोकने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। इसीलिए एक ऐसी नेचुरल फोर्स जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगती है उस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि ये ऑपोजिट फोर्स लगती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को और ये मुदाखलत करती है उसके मूवमेंट में, उसकी हरकत में। अब एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में क्या आ जाता है कि फ्रिक्शन जो है ना रिस्पॉन्सिबल है मैनी टाइप्स ऑफ मोशन में। हमारी डेली लाइफ में ऑलमोस्ट हर हर काम में फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है। मिसाल के तौर पे इट हेल्प अस वॉक ऑन द ग्राउंड। अगर हम ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं ना तो उसमें फ्रिक्शन का बहुत रोल है। विदाउट फ्रिक्शन हम ज़मीन के ऊपर नहीं चल सकते। ब्रेक्स इन अ कार मेक यूज ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप द कार। अगर हम कार पर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो भी जो ब्रेक शू होते हैं वो टायर्स के साथ क्या करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं जिससे जो टायर की मूवमेंट है रुक जाती है और गाड़ी रुक जाती है। जिससे ब्रेक्स अगर हम कार में अप्लाई करें तो वो भी फ्रिक्शन की एक एग्जांपल है। इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ हीट व्हेन वी रब आवर हैंड। अगर हम अपने अगर हम दोनों हाथों को तेजी से रब करें तो क्या होता है कि हमारे हाथों के दरमियान हीट क्रिएट हो जाती है। तो इससे हमें ये भी पता चला कि अगर हम फ्रिक्शन क्रिएट करते जाएं तो फ्रिक्शन हमें हीट को भी प्रोड्यूस कर देती है। फिफ्थ नंबर पॉइंट में क्या है, वी कैन नॉट फिक्स नेल इन द वुड और वॉल। हम कील नेल नील नेल कैसे कहते, कील को हम कील नहीं लगा सकते लकड़ी में और वॉल दीवार में इफ देर इज नो फ्रिक्शन। अगर वहां पर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, इट इज फ्रिक्शन विच होल्ड्स इन नेल। ये वही फ्रिक्शन है जो उस कील को पकड़े रखती है। सिक्स में क्या जी, सिक्स हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट। एक घोड़ा जो है वो घोड़ा गाड़ी को नहीं खींच सकता जब तक उसको उसके जो पाँव होते हैं उसको प्रॉपर जो है ना फ्रिक्शन ना मिल जाए, क्योंकि हमने पढ़ा था फ्रिक्शन वॉक करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। कहता है फ्रिक्शन जो होता है ना प्रोड्यूस अननेसेसरी हीट लीडिंग टू द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन जो है ना, अच्छा होता है ना कि हम पैदल चलते चलते या दौड़ते दौड़ते कहते हैं जी अब हम थक गए। क्या होता है कि भाई अब हम और चल नहीं सकते, हमारी एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में ये भी है कि जब भी हम कोई वर्क डन करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है और काम जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब भी होता है। डिसएडवांटेजेस सेकंड पॉइंट पे क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये अपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करती है, सो फ्रिक्शन स्लोज डाउन द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ऊपर बताया कि काम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर चले हम बॉल की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम बॉल को यूं रोल करवा रहे हैं ज़मीन पर, वो यहाँ से मूव करती करती अगर यहाँ तक पहुँच जाती है तो यहाँ तक आते थे वो रुक जाती है।
यानी कि ये यहाँ पर उसको ऑपोजिट फोर्स जो है ना फेस करनी पड़ रही है। ये ऑपोजिट फोर्स क्या कर रही है, उसको स्लो डाउन कर देगी, और इतना स्लो डाउन कर देगी कि वो यहाँ पे आके रुक जाएगी। फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में जो आग लगती है वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होती है। ड्यू टू फ्रिक्शन नॉइस इज आल्सो प्रोड्यूस इन मशीन्स। अगर कोई भी मशीन्स चलती हैं तो उनके जो पार्ट्स हैं जब वो वर्क करते हैं तो फ्रिक्शन होती है तो वर्क करते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो जाती है। ड्यू टू फ्रिक्शन इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कंज्यूम मोर फ्यूल विच इज़ मनी लॉस। गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में पिस्टन होता है इंजन में, जो कि जो है ना पुश करता है और एनर्जी क्रिएट करता है। उससे क्या होता है, उससे भी फ्रिक्शन क्रिएट होती है और वहाँ पर ज़्यादा फ्यूल जो है इस्तेमाल होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा पैसों के लिहाज से नुकसान है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड आल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स हम प्रीवियस लेक्चर में इसकी शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ चुके थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को एक सर्कल में रोटेट करने पर मजबूर कर देती है। इसके हमने नेचुरल एग्जांपल देखी थी कि जिस तरीके से हमारी ज़मीन जो है ना वो सूरज के अराउंड रिवॉल्व करती है, या चांद हमारे ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वहाँ पर अगर चांद हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है ना, तो ज़मीन उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है जिससे वो सर्कल में अपने एक्सिस में रोटेट करता है। अगर ज़मीन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना करे तो वो रोटेट नहीं करेगा। अब हम देख लेते हैं, कहते हैं यहाँ पे द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो चांद है वो ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व करता है और ज़मीन ही उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड v। कहता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी मास m है, वो यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ एक सर्कल में मूव कर रही है। जो एक्सेलरेशन ac यानी a फॉर एक्सेलरेशन, c फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय। जो वो बॉडी रोटेट कर रही है स्पीड v के साथ, रेडियस r के साथ, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। अब हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने वेरीफाई किया था कल लॉन्ग क्वेश्चन में कि F इज इक्वल टू ma हमारे पास किस तरीके से आता है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो फिर हमने इसको रीअरेंज करके हमने फोर्स का फॉर्मूला बनाया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी, F इज इक्वल टू ma, और एक है एक्सेलरेशन वो ऊपर फाइंड कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी v स्क्वायर ओवर r के। तो इस एक्सेलरेशन की जगह पे हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया v स्क्वायर ओवर r, तो Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन है ये हमें बताती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है अगर एक बॉडी किसी सर्कल में मूव करती है। जब वो सर्कल में मूव करती है तो उसकी मूवमेंट डिपेंड्स कर रही होती है उसके मास पर, वेलोसिटी के स्केयर पर और रेडियस ऑफ अ सर्कल पर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी राइट अ नोट ऑन वॉशिंग मशीन, ड्रायर एंड क्रीम सेपरेटर। आपने वॉशिंग मशीन, ड्रायर यानी कपड़ों को सुखाने वाला जो ड्रायर होता है, आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन ड्रायर कुछ इस टाइप की होती है और वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर एक छोटी सी गोल बास्केट होती है जो घूमती है स्पिनर की मदद से, और उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। और सुराख क्या करते हैं, वो उन सुराखों की मदद से पानी बाहर आ जाता है। अच्छा, सुराख क्यों होते हैं, इसका बहुत ही जो है ना इजी कंसेप्ट है। अगर वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर ये छोटे छोटे सुराख ना हो, हम इसके अंदर कपड़े डाल के मशीन को चला दें तो क्या होगा, वो सर्कल में रोटेट करे जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिलती जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स तो बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाता रहता है, उसको सर्कल से हटने नहीं देता। तो क्या होगा, वो जो कपड़े होंगे वो ड्रायर के अंदर घूमते जाएंगे लेकिन पानी तो जाएगा नहीं कहीं पे भी, वो तो सर्कल में रहेगा क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। इसलिए हम उस बास्केट में सुराख रखते हैं कि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती ही नहीं, लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है और जो उन कपड़ों के अंदर पानी होता है वो उन सुराखों की मदद से बाहर आ जाता है।
कहते हैं द ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज अ बास्केट स्पिनर, इसके अंदर बास्केट स्पिनर होता है। दे हैव अ परफोरेटेड वॉल हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। द लिड ऑफ दिस सिलेंडर कंटेनर इज क्लोज्ड आफ्टर पुटिंग वेट क्लॉथ्स इन इट, आप इसके अंदर कपड़े डालने के बाद इसका ढक्कन जो है बंद कर देते हो। जब आप इसको स्पिन करते हो बहुत हाई स्पीड पर, जो वाटर होता है फ्रॉम वेट क्लॉथ, गीले कपड़ों में से इस फोर्स्ड आउट, वो बाहर आता है थ्रू दीज होल्स, इन सुराखों की मदद से, ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के कम होने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्रीम सेपरेटर क्या होता है। ये बहुत मॉडर्न प्लांट यूज सेपरेटर है, ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये क्या करता है, ये बहुत जो होते हैं ना हैवियर पार्टिकल्स होते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, उसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक अगर आप मिल्क की बात करते हो तो उसमें से जितने भी फैट कंटेंट्स होते हैं ये उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस सेपरेटर को बहुत हाई स्पीड स्पिनर भी कहते हैं, इसको बहुत तेज़ी के साथ घुमाया जाता है। जो बाउल होता है ना वो स्पिन करता है बहुत तेज़ी के साथ, जिससे क्या होता है कि जो हैवियर कंटेंट्स होते हैं, लाइक अगर हम मिल्क को ही इसमें डाल रहे हैं तो वो बाहर की जानब आना शुरू हो जाते हैं, और जो लाइटर कंटेंट्स होते हैं वो डाउनवर्ड नीचे की जानब जाना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ दो पाइप्स लगे होते हैं, और जो क्रीम होती है, लाइक जो बटर फैट होती है, वो लाइटर होते हैं बनिस्बत मिल्क के। तो क्या होता है, जो स्किम्ड मिल्क होता है, पुना हुआ दूध होता है, वो डेंसर होता है देन क्रीम के, और वो इस पाइप से बाहर आना शुरू हो जाता है और एक बाउल में कलेक्ट कर लिया जाता है। और जो लाइटर पार्ट होता है वो क्या होता है, वो पुश हो जाता है, लाइक क्रीम होगी ना, जो लाइटर पार्ट हो गया वो सेंटर ऑफ द बाउल की तरफ पुश हो जाता है, और जिसको कलेक्ट कर लिया जाता है इस अपर पाइप की मदद से। ये एक थोड़ा सा क्रीम सेपरेटर का कंसेप्ट है, ये किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स क्या होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स में हम देखेंगे, कहता है कि डिटर्मिनेशन फोर्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का हमने तयन करना या दरियाफ्त करना। जब से हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा है तो हम वहाँ पे ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते थे। एक हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होता था फोर्स ऑफ एक्स कंपोनेंट, दूसरा हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था फोर्स ऑफ वाई कंपोनेंट। याद है ना, ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है फिर ये आपको ये समझ आना है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, एक फोर्स ऑफ एक्स कंपोनेंट है, एक फोर्स ऑफ वाई कंपोनेंट है, इन दोनों को एक फोर्स मिलाती है दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को, जिसको हम एफ यानी कि रिजल्टेंट फोर्स भी कह देंगे। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है एफ एक्स वो कौन से पॉइंट पे मौजूद है, ओ पी पर, और जो हमारे पास एफ वाई है वो कौन से पॉइंट्स पे मौजूद है, पी आर पर। नेक्स्ट हमारे पास कहता है जी अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, हमने हेड टू टेल रूल से जो है ना इनको सॉल्व करना है। हेड टू टेल रूल तो आप लोगों को पता है ना कि अगर हमने कोई भी वेक्टर सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट वेक्टर इस तरीके से रखना है कि उसकी टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए, और रिजल्टेंट वेक्टर जब ड्रा करना है तो इस तरीके से ड्रा करना है कि उसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए। अब यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट ओ आर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। जो पॉइंट ओ पी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स ऑफ एक्स कंपोनेंट को। पॉइंट पी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स ऑफ वाई कंपोनेंट को। अब यहाँ पर कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स एफ का, यानी इस फोर्स एफ का जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो हम डिटरमाइन करते हैं यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला पड़ा था, राइट एंगल यानी कि राइट एंगल हम कहते हैं 90 के एंगल को। यहाँ पे अगर आप देखें 90 का एंगल नहीं बन रहा, 90 का एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ ये हमारे पास हो गया राइट। अब ट्राइंगल किस तरीके से देखें, ये ट्राइंगल नहीं बन रहा, ये बन गया हमारे पास ये डायग्राम राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर एग्जाम्पल जो फॉर्मूला हम पढ़े थे, लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई भी तीन वेरिएबल हैं, हम कह लेते हैं जी जो सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा जी स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी इसका फॉर्मूला हमने राइट एंगल ट्राइंगल का कुछ इस तरह से बनाना। अब हमारे पास क्या चीज़ें हैं जी, हमारे पास तो सिर्फ तीन चीज़ें हैं, एक एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है और टोटल फोर्स है। तो हमने इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, टोटल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ओ आर का स्क्वायर
उसके बाद फोर्स ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्केयर, उसके बाद फोर्स ऑफ वाई कंपोनेंट का स्केयर। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है, हमने उसका ये स्केयर खत्म करना है, ये वाला स्केयर खत्म करना है। वो स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसका स्केयर रूट ले लेंगे, बोथ साइड्स पे हम इनका स्केयर रूट ले लेंगे। जब बोथ साइड्स पे इनका स्केयर रूट लेंगे, ये स्केयर रूट से कट गया और ये एज इट इज वैसे रहा, तुम्हारे पास क्या गया जी, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर। तो जो टेन थीटा है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा जी एफ वाई ओवर एफ एक्स के। जब हमारे पास टेन इनवर्स होगा तो वो क्या आ जाएगा जी, एफ वाई ओवर एफ एक्स के। ये वो फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको कहें कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, वो कह दें कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्राइंगल, या फाइंड द फोर्स बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल, तो वहाँ पे आपको जो है ना ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। होप सो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनके आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस भी करनी